आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कैसा ये इश्क है भाग 2। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले भाग को पसंद किया। उम्मीद करते हैं आगे भी पसंद आए और सभी जोड़ियों को ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी हमेशा खुश रहें, यही दुआ है हमारी। चलिए कैसा ये इश्क है के दूसरे भाग की ओर। आप कहती हैं कि सारे मर्द ऐसे नहीं होती, और कोमल दी के साथ क्या हुआ है? क्या आप भूल गई? उनके हस्बैंड को शादी करने और अपने अधिकार पूरे करने का तो पता था, मगर बीवी की इज्जत अपनी फैमिली में किस तरह करवाई जाती है ये नहीं पता था। बीवी के अधिकार और दायित्व क्या होते हैं ये नहीं पता था। क्या कुछ नहीं किया उन जालिमों ने दीदी के साथ, और वो सब कुछ बर्दाश्त करती रही। आखिरकार आखिरकार उन्होंने दी को मार डाला। फिर आप कहती हैं कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। कोई इस समाज में ना सब मर्द एक जैसे होते हैं। पहले आपके हस्बैंड, फिर कोमल दी और अब कबीर। वो अपने दिल की भड़ास निकालने पर आई तो बोलती चली गई। कबीर? क्या किया है कबीर ने? पारुल जी ने चौंक कर पूछा। और वो जो अपने गुस्से में बोल रही थी, अचानक कबीर की कल की हरकत बताने जा रही थी कि एकदम एहसास होने पर चुप हो गई, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। कुछ नहीं बुई, मैं तो ये कहने जा रही थी कि कबीर भी बाकी मर्दों की तरह ही करेगा। कली ने मुश्किल से पूरी बात को संभाला। गुस्से में अचानक ना जाने क्या कुछ और बोल जाती कि एहसास होने पर एकदम से खामोश हो गई थी। कली, तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम हर बात को बहुत गहराई से लेती हो, जबकि ये बात बहुत गलत है बेटा। जिस तरह सब औरतें एक जैसे नहीं होती, उसी तरह सब मर्द भी एक जैसे नहीं होते। उनमें कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बहुत अच्छे होते हैं। ये तो नसीबों का खेल है। नसीब में अच्छा मर्द मिल जाए तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है, और अगर बुरा मर्द मिल जाए तो ज़िंदगी नर्क बन जाती है। तुम अपने बाबा को ही ले लो, उनकी सारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने है। वो एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा पति और अच्छा बाप बना है। इसीलिए कहती हूँ कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते। पारुल जी ने ज़िंदगी की ऊंच नीच और उसके उसूलों से उसको आगाह करते हुए कहा। हजारों लाखों मर्दों में से कोई एक मर्द बाबा जैसा होता होगा, मगर कली की सुई वहीं अटकी हुई थी। ठीक है बेटा, तुम्हारे जो जी में आता है करो, मगर पहले आकर खाना खा लो। आखिर में पारुल जी ने बहस खत्म करती हुई कहा और उठ खड़ी हुई। आप चलिए, मैं बाल बांध कर आती हूँ, कली ने कहा और फिर ड्रेसिंग के सामने जा खड़ी हुई। हेलो। हाँ कली, फिर क्या सोचा तुमने? उसने सेल फोन कान से लगाया जब दूसरी तरफ से पूछा गया। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? दूसरी तरफ कबीर रायचंद था, और उसकी आवाज़ सुनते ही कली को एक झटका सा लगा। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है मैडम, ये तो फिर तुम्हारा नंबर था। कबीर ने बड़े शरारत से जवाब दिया था। फिर थोड़ी देर रुक कर बोला, मैंने तुमसे ये पूछा कि मेरी पेशकश के बारे में क्या सोचा है। क्या मतलब? कली ने ना समझने वाले अंदाज में पूछा। मतलब ये कि मैंने तुम्हें 2 दिन का वक्त दिया था, और आज रात ये वक्त खत्म हो जाएगा। अपने वादे के मुताबिक इस दौरान मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं की, सिर्फ इसीलिए कि इस दौरान तुम जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ कर करो। और अब चूंकि मेरा दिया गया वक्त खत्म हो रहा है, इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारा फैसला जानना चाहता हूँ। कबीर बात करते करते एक पल को चुप हुआ था, मगर फिर कुछ देर बाद बोला, और हाँ, अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो कल मेरे पेरेंट्स तुम्हारे घर आकर रस्म कर जाएंगे, और अगर तुम्हारा जवाब ना में हुआ तो फिर इस ना की तुम खुद जिम्मेदार होगी। वार्निंग देता उसका लहजा कली के पूरे शरीर को सुन कर गया था। परेशानी के खौलते दहकते अलाव में खुद को दहकता हुआ महसूस कर रही थी इस वक्त। हेलो। हेलो कली, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? कली की गहरी मजबूत खामोशी को महसूस करते हुए दूसरी तरफ कबीर ने कहा। बहुत धोखेबाज और गंदे इंसान हो तुम। मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ़ नहीं करूंगी। धोखे और फरेब के साथ तुम जो कुछ मेरे साथ कर रहे हो, देखना मैं तुम्हारी ज़िंदगी दूभर कर दूंगी। बेहद बेबसी के एहसास के तहत वो अनायास रो पड़ी, और फिर रोते हुए उसके मुंह में आया वो बोलती चली गई, जबकि दूसरी तरफ उसका यूँ बेबसी से रोना खुद कबीर को बुरी तरह तड़पा गया था। मगर ये सब कुछ करना उसकी मजबूरी थी। अगर वो आज ये सब कुछ ना करता तो शायद सारी ज़िंदगी अपनी मोहब्बत को ना पा सकता था। और कुछ स्वीटहार्ट? खुद पर काबू करते हुए उसने बहुत प्यार से पूछा, जैसे दूसरी तरफ कोई फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा हो। जस्ट शट अप। वो उसके इस तरह बोलने के अंदाज पर बुरी तरह दहाड़ी। तुम मर क्यों नहीं जाते कबीर रायचंद? भगवान करे मर जाओ तुम। अब वो उसे बद्दुआ दे रही थी। बहुत अजीब लड़की हो तुम। सुहागन बनने से पहले ही विधवा होना चाहती हो। तुम जैसे नीच कमीने इंसान से शादी करने से बेहतर है कि। अच्छा बस बस, बाकी दुआएं शादी के बाद दे लेना, फिलहाल इतनी ही काफ़ी हैं। कल ज़बरदस्ता तैयार रहना क्योंकि मेरे पेरेंट्स आएंगे।
वो ना जाने और क्या कहे जा रही थी कि कबीर ने उसकी बात काटते हुए जल्दी कहा, और अभी और कुछ कहना चाहता था कि कली ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया और खुद घुटनों में सर देकर जार जार रो दी। काफ़ी देर रोने से दिल का बोझ किसी हद तक हल्का हो गया तो उठकर मुंह हाथ धोने चली गई। इस काम से फ्री होकर उसने एक कप चाय तैयार की और अखिल जी के कमरे की तरफ चल पड़ी। बाबा, आप सो रहे हैं क्या? दरवाज़ा हल्का सा नॉक करके वो अंदर चली आई। नहीं बेटा, जाग रहा हूँ, आ जाओ, अखिल जी ने उठकर बैठते हुए जवाब दिया। ये मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी, कली ने उन्हें चाय का कप थमाते हुए कहा। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, आओ यहाँ बैठो। उन्होंने कली को अपने पास बेड पर बिठा लिया। कली ने एक नज़र अपने सामने बैठे अपने बाबा को देखा। जिंदगी में बारी बारी से आने वाली मुसीबतों और परेशानियों ने उसके बाबा को वक्त से पहले बूढ़ा कर डाला था। उसके जान से ज़्यादा प्यारे बाबा दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। वो बाबा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कली ने अपने दोनों हाथों को मसलते हुए कुछ झुझकते हुए कहना शुरू किया। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पैसों की ज़रूरत है या कोई और बात है? प्रोफेसर साहब ने बाप की मोहब्बत से हारते हुए पूछा। नहीं बाबा, एक्चुअली वो आप चाहते थे ना कि मैं कबीर रायचंद के प्रपोजल के लिए हाँ कर दूँ। तो ठीक है बाबा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अपनी पूरी हिम्मतें जमा करके उसने बहुत अटक अटक कर उनसे कहा। नहीं बेटा, तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है तो ठीक है, मगर इस तरह हमारी वजह से तुम। उन्होंने उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहा। अब से कुछ दिन पहले आपकी कही गई बात मेरी समझ में आ गई थी बाबा कि मुझे किसी न किसी से तो शादी करनी ही है, तो फिर कबीर रायचंद से क्यों नहीं? इसलिए बाबा, अगर आपकी नज़र में वो लोग ठीक हैं तो आप उन्हें हाँ कह दीजिए। एक सांस में वो पूरी बात कह पाई थी, जबकि अंदर ही अंदर दिल खून के आंसू रो रहा था। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। कली के जवाब पर उन्होंने खुशी से बेतहाशा एहसास के साथ कहा। वो खौफ और परेशानी जो उनके जहन व दिल में दिन रात पलते थे, वो सब अचानक ही जैसे गायब हो गए थे। वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों की चमक और चेहरे पर फैलने वाली रोशनी कली की नजरों से छुपी ना थी। तभी वो चुपचाप खामोशी से उठ खड़ी हुई। अगला दिन अपने साथ बेपनाह काम और बदलाव लेकर आया था। कपिल रायचंद और आशा रायचंद एक बार फिर ढेरों मिठाई और तरह तरह के सामान लेकर प्रोफेसर साहब के सामने झोली फैलाने आई थी, और इस बार उन्हें मायूसी का सामना नहीं करना पड़ा। आशा रायचंद ने गोल्ड की खूबसूरत सी अंगूठी छटपट कली की उंगली में डालकर उसे हमेशा के लिए कबीर की कैद में कर डाला था। दरअसल प्रोफेसर अखिल जी और कपिल रायचंद जी कॉलेज फेलो होने के नाते एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए और ज़्यादा सोच विचार के बजाय प्रोफेसर साहब ने रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। कपिल रायचंद बहुत जल्द शादी करने पर जोर दे रहे थे, जबकि प्रोफेसर साहब इतनी जल्दी इन सब के लिए तैयार नहीं थे। वैसे तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट पर मिलने वाले कुछ पैसे संभाल कर इसे दिन के लिए रखे थे, मगर अब इतनी जल्दी शादी की तैयारी करना उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि अपनी इकलौती लाडली बेटी की शादी वो बहुत धूमधाम से करना चाहते थे। देखिए प्रोफेसर साहब, हमें आपकी सबसे कीमती चीज़, आपकी जान से प्यारी आपकी बेटी चाहिए, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपना इतना कीमती हीरा हमारी झोली में डाल रहे हैं, आपका यही एहसान हम पर काफ़ी है। इसीलिए प्लीज़ किसी तकलीफ में पड़े बगैर हमें शादी की डेट दे दीजिए। कपिल रायचंद ने बड़े सुलझे हुए अंदाज में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, और ये उनकी बेहद मोहब्बत भरी जिद ही थी कि प्रोफेसर साहब ने अगले माह उन्हें शादी की तारीख दे दी। उनके ख्याल में तब तक कली एग्ज़ाम से भी फ्री हो जाएगी। दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी कली अपनी किस्मत के इस फैसले पर गुमसुम हो गई थी। उसकी शादी 1 माह बाद होती या 6 माह बाद, उसके लिए तो ये एक समझौता ही था। खाली दिमाग वो दिल के साथ बगैर होश और किसी हरकत के बैठी अपने कमरे के दरो दीवार को घूरे जा रही थी। क्या क्या न सोचा था उसने अपने फ्यूचर के लिए, मगर तकदीर के एक ठोस वार ने सब कुछ बदल दिया। उसके सीने में गम व गुस्से का ज्वार भाटा उठ रहा था। सारी रस्मों को किसी रोबोट के भांति वो निभाती चली गई, जबकि उन्हीं रस्मों को निभाते कबीर का चेहरा खुशी से दमकता रहा। लेकिन कली के दिल का हाल भी उससे छुपा नहीं था। दुल्हन के कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। पूरा कमरा अपनी खूबसूरती का बखान कर रहा था। मरून और गोल्डन कंट्रास्ट के खूबसूरत पर्दे और मरून ही कारपेट था, जिस पर जगह जगह लाल गुलाब और मोतियों की पत्तियां बिखरी हुई थी। जहाजी साइड बेड पर मरून हैवी एम्ब्रॉयडरी सुहाग जोड़े में दुल्हन बनी कली खुद इस कमरे की खूबसूरती का हिस्सा लग रही थी। भारी ज्वेलरी और ब्यूटिशियन के हुनरमंद हाथों ने उसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। हर देखने वाले की निगाह जो उसकी तरफ उठती थी हटना भूल जाती,
और उसके इस हैरान परेशान कर देने वाले बेपनाह हुस्न ने कबीर के दिल में खुशी और सुकून के ढेरों फूल खिला डाले थे। अपनी मोहब्बत को पा लेने का नशा उसके रोम रोम से झलक रहा था। आंखों में मोहब्बत का अजब सा नशा हिलोरे ले रहा था। अभी अभी आशा रायचंद मुंह दिखाई में कली को अपना खानदानी चढ़ाऊ सेट देकर गई थी। कबीर की इकलौती बहन मीनल भी शादी से 2 दिन पहले अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए आई थी और अब वो कमरे में फल और दूसरी चीजें रखकर कली को आराम करने का कहकर गई थी। ये संतुष्टि करने के बाद कि अब कमरे में कोई नहीं आएगा, कली ने झुके सर को उठाकर कमरे पर एक नजर डाली। कमरे की हर चीज अपने रहने वाले के शाही अंदाज का मुंह बोलता सबूत थी। दाएं साइड की दीवार पर कबीर की बड़ी सी मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में कबीर की आंखों की चमक और चेहरे पर मौजूद विजयी मुस्कुराहट ने जाने क्यों कली को बहुत कुछ जताती हुई महसूस हुई थी। इस तरफ से तसल्ली कर लेने के बाद कि अब कमरे में कोई नहीं आएगा, अपना हैवी वर्क लहंगा संभालती वो बेड से नीचे उतरी। इरादा तमाम ज्वेलरी और ये ड्रेस उतार कर आज़ाद होने का था। ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अभी उसने बामुश्किल अपनी नाक से नथी उतारी थी कि अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर पलटी और फिर दोबारा अपने काम में बिजी हो गई। दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत पा लेने के नशे में चूर कबीर जैसे ही दरवाज़ा बंद करके पलटा, ड्रेसिंग टेबल के सामने अपनी ज्वेलरी को उतारती कली को खड़ा देखकर पूरी तरह ठिठका। रिवायती दुल्हनों की तरह अपने हस्बैंड के इंतजार में पलके झुकाकर बैठने के बजाय वो अपनी ज्वेलरी उतारने में मगन थी। उसका सारा नशा एक पल में हवा हो गया। कली, ये क्या कर रही हो तुम? कबीर ने तेजी से उसके पास जाकर नरमी से उसके कंधे थाम कर पूछा। छोड़ो मुझे, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, कली ने एक झटके से अपना वजूद उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाते हुए कहा। मगर पहले मुझे अपने इस खूबसूरत रूप को जी भर कर देखने तो दो। इस दिन के इंतज़ार में मैंने एक एक पल गिनकर गुजारा था। आज के दिन अपने दिल की तमाम बेताबियों का हाल मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तुम्हारे इस खूबसूरत हैरान कर देने वाले हुस्न की शान में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर तुम। दिल की बातें सुनाते हुए कबीर ने अचानक उसका मेहंदी से सजा हाथ थाम कर अपने हाथों में ले लिया। बस करें मिस्टर कबीर रायचंद, आप जिस तरह धोखे और फरेब से आपने मुझसे शादी की है, उसके बाद इस तरह के ख्वाब देखने का आपको कोई हक नहीं पहुंचता। आप क्या समझते थे कि मैं रिवायती दुल्हनों की तरह बेड पर बैठकर आपका इंतज़ार करूंगी? नहीं कबीर साहब, नहीं। जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ, फरेब और धोखे पर रखी गई हो, उस रिश्ते की इमारत कितनी खोखली और बेबुनियाद होगी, ये अब तक आपको अच्छी तरह समझ जाना चाहिए था। अगले ही पल झटके से अपना हाथ कबीर के हाथों में से निकालती हुई वो गुस्से से फुनकारी। उसके लहजे और अंदाज में तल्खी ही तल्खी थी। क्या मतलब? कली के अंदाज और लहजे ने कबीर को हैरान कर दिया था। मतलब ये कि धोखे से ज़बरदस्ती आप मुझे इस मकाम तक तो ले आए हैं, मगर इससे आगे मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। कबीर की आंखों में अपने डाले वो बहुत मजबूत लहजे में बोली। मगर कली, वो सब कुछ तो मैंने तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर होकर किया था और तुम। कबीर ने अपनी सफाई में कहना शुरू किया। झूठ कहते हो तुम। मोहब्बत तो बहुत पाक जज्बा है, ये किसी इंसान को शैतान बनने पर मजबूर नहीं कर सकता। घिन आती है मुझे तुमसे। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। झूठे हो तुम, धोखेबाज, फरेबी इंसान। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। गुस्से से बोलती हुई वो अपने आपे में ना रही। उसने अचानक तेजी से साइड टेबल पर रखे फूलदान पर जोर से हाथ मारा, जिससे एक जोरदार आवाज़ के साथ फूलदान दीवार से टकराकर न सिर्फ ज़मीन पर गिरा बल्कि टुकड़े टुकड़े भी हो गया। इस उम्मीद के खिलाफ रिएक्शन के बारे में कबीर ने सोचा भी ना था, मगर अब क्या हो सकता था? तीर कमान से निकल चुका था। बाहर दरवाज़ा खटखटाने वाली आवाज़ इस बात की गवाह थी कि यकीनन फूलदान के टूटने की आवाज़ बाहर तक गई थी, जिसकी वजह से बाकी लोगों को घबराहट हो उठी थी। खबरदार, जो तुमने किसी तरह की हरकत की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अगले ही पल कबीर ने जल्दी से कली को बेड पर धकेलते हुए दबे लहजे में वार्निंग देते हुए कहा और फिर खुद पर कंट्रोल करता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारे कमरे से कुछ टूटने की आवाज़ आई थी। मैं तो एकदम परेशान हो गई थी। दरवाज़ा खुलने पर दूसरी तरफ आशा रायचंद थी, कुछ परेशान और घबराई हुई सी। सब ठीक है मॉम, बस वो मेरा हाथ लगने से साइड टेबल पर रखा हुआ फूलदान गिरकर टूट गया था और आप सब लोग परेशान हो गए। कबीर ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए लापरवाही से जवाब दिया। वो दरवाजे में इस तरह खड़ा था कि मॉम अंदर कमरे में ना देख सकती थी। ठीक है बेटा, अब तुम आराम करो। और हाँ, तुम्हारे रूम फ्रिज में फल और मिठाई हर चीज़ मौजूद है। बहू को जिद करके कुछ खिला पिला देना, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया। वो जाते जाते कहना नहीं भूली। अच्छा मॉम, आप परेशान मत हो, आपकी बहू अब मेरी जिम्मेदारी है।
आप जाकर आराम कीजिए। कबीर हल्के फुल्के अंदाज में शरारत से बेड पर बैठी आंसू बहाती कली को देखता रहा। जब कुछ देर तक उसकी पोजीशन में कोई बदलाव न आया तो वो चुपचाप कमरे में दाएं से बाएं टहलने लगा। जज्बात थम चुके थे। चाहत के नशे में चोर दिल बुरी तरह अपसेट हो गया था। वो दिल जो नर्म गर्म जज्बात से भरा हुआ था वह फिक्र और परेशानी ने जगह ले ली थी। दूसरी तरफ कली जब रो रो कर थक चुकी थी तो दोबारा अपनी हिम्मतें जमा करती उठ खड़ी हुई और ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी होकर एक एक करके सारे गहने उतारने लगी। देर तक खड़ा उसकी सारी हरकत को देखता रहा और फिर ना जाने उसके दिमाग में क्या आया कि वो एकदम से उसके सामने जा खड़ा हुआ। लिसन कली वर्मा, एक बात मेरी हमेशा याद रखना। जब मैं ज़बरदस्ती यहाँ तक ला सकता हूँ तो ये मत भूलो कि मैं तुम्हें वो सब कुछ करने पर मजबूर कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि अपना हक हासिल करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कली के दोनों कंधों पर सख्ती से अपने हाथ जमाए वो मजबूत लहजे में एक एक लफ्ज़ पर जोर देता हुआ बोला। उसके लहजे और अंदाज में चट्टानों की सी मजबूती थी और उसके लहजे और अंदाज पर कली की रही सही हिम्मत भी जवाब देती जा रही थी। ऊपर से उसके बात का मतलब समझते हुए उसकी हथेलियाँ तक से पसीना फूट निकला था। मगर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे वजूद से नहीं बल्कि तुम्हारी रूह से मोहब्बत की है। लेकिन इस मोहब्बत को तुम क्या जानो, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ नफ़रत करना आता है। नफ़रत के अलावा तुम्हारे पास और कुछ है भी कहाँ। उसके खूबसूरत चेहरे पर नज़रें जमाए अब वो धीरे धीरे कह रहा था, हालांकि अंदर ही अंदर उसका दिल चुटकियाँ ले रहा था कि ये पोर पोर सजा रूप सिर्फ और सिर्फ उसका है। उसी के लिए ये सब रंगत है। मन की प्यासी धरती को आज जी भरकर तरोताज़ा करे। इस हुस्न के रूप में मुंह मोड़ना कहाँ इंसाफ है। आगे बढ़े और सर से पैर तक सजे इस रूप को खुद में समेट ले, मगर वो खुद से नजरें चुराए उसे उपदेश दे रहा था। और हाँ, ये बात अच्छी तरह दिमाग में भर लो कि मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बीच जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ इस कमरे की चार दीवारी तक ही रहना चाहिए। अगर गलती से भी इसकी भनक मेरे किसी फैमिली मेम्बर के कानों में पड़ गई तो मैं तुम्हारे साथ वो कुछ करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। इसे मेरी वार्निंग समझना या एडवाइस, ये तुम पर डिपेंड करता है। एंड आई होप इस ड्रामे में सबके सामने मजबूरन ही सही अपना रोल तुम बहुत अच्छी तरह से प्ले करोगी। धमकी भरे अंदाज में वो उसे वार्न कर रहा था। फिर कमरे से जाते हुए पलटकर बोला, कोई भी कदम उठाने से पहले इतना याद रखना कि अपनी इज्जत और अस्तित्व मुझे इस दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इतना कहकर वो बड़े बड़े डिग भरता कमरे से निकल गया। अगली सुबह अपने दामन में कली के लिए और इम्तिहान लेकर आई थी, क्योंकि रिसेप्शन की शानदार पार्टी थी, इसीलिए कबीर के सब कजन्स और रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे और अखिल जी और पारुल जी भी आए थे। चूंकि कली के चारों तरफ नौजवान पार्टी ने घेरा डाला हुआ था, इसीलिए वो लोग बुजुर्गों में बैठे हुए थे। टी पिंक कलर के हैवी वर्क लहंगे में जिस पर कहीं कहीं फिरोजी कलर का टच दिया गया था, उसे पहने कली बिल्कुल आसमान से उतरी कोई अप्सरा महसूस हो रही थी। ब्यूटिशियन के माहिर हाथों ने उसके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। हालांकि सारी रात रोने की वजह से उसकी आंखों में हल्की सी लाली उतर आई थी, मगर उसकी लाली ने उसके हुस्न को और खूबसूरत बना डाला था। ब्लैक शानदार टैक्सीडो में कबीर भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। अपने कज़न की छेड़छाड़ और शरारतों का भरपूर जवाब देता वो दिलकशी से मुस्कुराए जा रहा था। अभी मेरा ख्याल है तुम कुछ देर आराम कर लो, तुम्हारी आंखों की लाली बता रही है कि तुम सारी रात सोए नहीं हो। बंचले राजीव ने कबीर की लाल होती आंखों पर शरारत से चोट करते हुए कहा। सोने के लिए उम्र पड़ी है मेरे यार, उसकी शरारत का जवाब कबीर ने भरपूर शरारत से देते हुए कहा। कबीर की दुल्हन बने बैठी कली उसका खुला जवाब सुनकर अचानक शर्म से पानी पानी हो उठी। रात की कड़वाहट का उसके चेहरे पर ढूंढने से भी कोई इशारा नहीं मिल रहा था, जैसे खुद पर कंट्रोल रखने की उसे पूरी महारत हो। अरे हाँ भाभी, भाई ने आपको मुंह दिखाई में क्या गिफ्ट दिया है? मीनल ने अचानक याद आने पर कली से पूछा, जिस पर कली ने खामोशी से अपना हाथ आगे कर दिया। उसके दाएं हाथ की तीसरी उंगली में डायमंड की बहुत प्यारी अंगूठी चमक रही थी। सुबह जब वो लोग नाश्ता कर रहे थे तो कबीर ने बहुत खामोशी से एक मखमली डिब्बा उसके सामने रख दिया था, जिसे मजबूरन कली को उठाना पड़ा। और कबीर का उस वक्त का ये काम, ये दिया गिफ्ट कली की समझ में अब आया था कि सबसे पूछे जाने पर कली इसको क्या बताएगी। बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट है, मीनल ने अचानक तारीफ की। बाकी सब देखने वाले कज़न ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप सब लोग, मेरी इतनी खूबसूरत बीवी के सामने ये रिंग बिल्कुल भी ज़बरदस्त नहीं है। कबीर जो राजीव से बात कर रहा था, मगर उसका पूरा ध्यान कली और उसके पास जमा होने वाले कज़न्स और भाभीियों की तरफ था। उसने शरारत से जवाब दिया, ओए होए,
उसके जवाब पर सारे कजिन्स ने शरारत से होटिंग की और फिर इसी शोर शराबे में उन लोगों का फोटो सेशन शुरू हो गया। राजीव कबीर का ना सिर्फ अच्छा दोस्त और कजिन था बल्कि बहुत टैलेंटेड फोटोग्राफर भी था। इसीलिए फोटो सेशन का ये काम उसने अपने जिम्मे लिया था। राजीव ने हर एंगल से उन दोनों की फोटोग्राफी की। यार कबीर, तुम लोग थोड़ा सा क्लोज हो जाओ। अजीब घनचक्कर इंसान हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपनी बीवी के साथ नहीं बल्कि किसी और की बीवी के साथ खड़े हो। कली के झिझकते अंदाज को नोट करते हुए राजीव ने उसे टोका था, जिस पर कबीर बुरी तरह चौंका। अब ऐसी बात भी नहीं है यार, कबीर ने कली की ओर नजदीक होते हुए कहा। हाँ, अब ठीक है। चलो भाभी के कंधे पर हाथ रखो और मोहब्बत भरी नजरों से उन्हें देखो। राजीव भी कम नहीं था। कबीर ने राजीव के दी गई एडवाइस के मुताबिक जैसे ही कली के कंधे पर हाथ रखा, वह फौरन कुड़ती हुई दूर होना चाहती थी, मगर कबीर ने फौरन ही पकड़ मजबूत करके उपदेश भरी नज़रों से उसे वार्निंग दी। और उसकी नज़रों में ना जाने ऐसा क्या था कि वो एकदम से सहम गई थी। और फिर राजीव ने इसी तरह से उनके बहुत से क्लोज फोटोग्राफ्स बनाए थे। कबीर के इतने करीब होने पर उसकी सांस उथल पुथल हो रही थी। घबराहट में उसका पूरा जिस्म पसीने पसीने हो रहा था और उसकी ये घबराहट अंदर ही अंदर कबीर को नशे में चूर किए जा रही थी। उसका कतराना, झिझकना, शर्माना, घबराना, ये सब इस बात का सबूत था कि जल्द या देर से सही, मगर आखिरकार एक दिन वो अपनी मंजिल पा लेगा। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो अपनी मोहब्बत की रोशनी कली के दिल में रोशन करने में कामयाब हो जाएगा। आखिर में भगवान भगवान करके फोटो सेशन खत्म हुआ तो कली ने चैन का सांस लिया और फिर रिसेप्शन की पार्टी के बाद वो और कबीर अपने कमरे में चले गए। जिंदगी धीरे धीरे रूटीन पर आती जा रही थी। सब मेहमान अपने अपने घरों को चले गए। मीनल और उसका हस्बैंड भी वापस यूएस चले गए थे। कबीर कली की शादी को 1 माह हो गया था और कमरे की 4 दीवारी के अंदर दोनों आज भी पहले दिन की तरह एक दूसरे के लिए अजनबी और बेगाने थे। मगर कमरे से बाहर वो दोनों पूरी कोशिश करते थे कि अपने रिश्ते की असलियत की किसी को खबर न लगने दे। सबके सामने खुद को खुद और निश्चिंत दिखाना हालांकि कली को एक मुश्किल काम लगता था, मगर पहले दिन मिलने वाली कबीर की धमकी को दिमाग में रखते हुए वो ये सब कुछ करने पर खुद भी मजबूर थी, क्योंकि वो ये कभी नहीं चाहती थी कि कबीर और उसके रिश्ते के बारे में उसके बाबा या बुई को मालूम हो। हकीकत में वो इस रिश्ते की सच्चाई बताकर उन्हें और कोई दुख नहीं देना चाहती थी। इसीलिए न सिर्फ कबीर के लिए खुद अपने लिए भी वो ये भरम रखने पर मजबूर थी। हकीकत तो ये थी कि उसे खुश और निश्चिंत देखकर अखिल जी और पारुल जी ने दोनों बेहद खुश और सुकून से थे। उसका जब जी चाहता वो ड्राइवर या फिर कबीर के साथ जाकर मिल आती थी। जिस तरह हर घर के अपने कुछ उसूल और तौर तरीके होते हैं, उसी तरह रायचंद हाउस के भी कुछ उसूल और तौर तरीके थे। आशा रायचंद लाख पढ़ी लिखी और मॉडर्न होने के बावजूद घरेलू मामलों में एक रिवायती औरत थी। घर की सफाई सुथराई और दूसरे तमाम कामों के लिए इस घर में सैकड़ों नौकर थे, मगर किचन की जिम्मेदारी का कर्तव्य उन्होंने कभी अपने नौकरों पर नहीं डाला था। अपने बच्चों की सेहत के मामले में वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी। शेखर की शादी से पहले तक उन्होंने खुद किचन की पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। उनके लिए सोसाइटी में एक्टिव रहना अपनी जगह, मगर घरेलू कामों की सही देखरेख अपनी जगह थी। और जब उन्होंने शेखर की शादी कर दी थी तो किचन की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी बड़ी बहू शिखा के कंधों पर डाल दी थी और तब से अब तक ये जिम्मेदारी शिखा बखूबी उठाए हुए थी। इस घर में रहते हुए कली इस घर के तौर तरीकों से अच्छी तरह से वाकिफ होती जा रही थी। बहुत सी जगहों पर ये घराना उसे बहुत मॉडर्न लगता था और बहुत सी जगहों पर अपना पारंपरिकपन भी रखे हुए था। खैर, मुझे उस सब से क्या, मुझे तो एक न एक दिन इस घर से चले ही जाना है, क्योंकि ज़बरदस्ती के बांधे गए रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलते। कली ने काफ़ी देर तक इस घर के तौर तरीकों को सोचने के बाद सर झटक कर खुद से कहा और उठ खड़ी हुई। छोटी दुल्हन, तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो सब लॉन्च में बैठे टीवी देखने के साथ साथ पिस्ता बादाम और काजू भी खा रहे थे। कली भी खामोशी से बैठी उनका साथ दे रही थी। साथ में आशा रायचंद की किसी न किसी बात का जवाब भी देती जा रही थी। जब बोर होकर उठकर जाने लगे तो आशा रायचंद ने ज़रूरी बात का कहकर दोबारा बिठा लिया। कबीर आशा रायचंद के साथ ही सोफे पर बैठा था। उनकी बात से एक पल के लिए चौंका था, मगर फिर खुद को लापरवाह दिखाता हुआ टीवी की तरफ देखने लगा, जैसे उसने कुछ देखा सुना ही ना हो। जी कहिए मॉम, कली ने झिझकते हुए कहा। देखो बेटा, जिस तरह हर घर के कुछ उसूल और तरीके होते हैं, उसी तरह हमारे घर के भी कुछ उसूल हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उन उसूलों पर चलो। जी मॉम, आप कहिए। देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी को 1 माह हो गया है और मैं चाहती हूँ कि मीठा पकाने की रस्म करके तुम्हें शिखा के साथ ही किचन की जिम्मेदारियाँ बांट लेनी चाहिए।
अब देखो ना, छोटे से बच्चे के साथ वो अकेले ये सब देखती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस सब में उसका साथ हाथ बटा दिया करो। आशा रायचंद धीरे धीरे कह रही थी। लेकिन मॉम, मुझे किचन में काम करने का कोई अनुभव नहीं है और ना ही शौक है, फिर मैं ये सब। कली ने उलझन भरी नज़रों से उन्हें देखते हुए कहा, बेटा, अनुभव काम करने से ही आता है। तुम अगर खाना पकाना शुरू करोगे तो तुम्हें अनुभव भी हो जाएगा और धीरे धीरे शौक भी पैदा हो जाएगा। औरत घर में डिग्रियों से नहीं, घरदारी से पहचानी जाती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम आहिस्ता आहिस्ता घरदारी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दो। उन्होंने उपदेश भरे अंदाज में कठोरता से उसे समझाया था। हालांकि कली के जवाब पर उन्हें गुस्सा आया था, मगर वो अपने गुस्से को पी गई थी। मॉम, औरतों को डिग्रियां एक दिन या एक महीने में नहीं मिल जाती, बल्कि उसके लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उसे डिग्रियां मिलती हैं। फिर घरदारी औरत एक दिन में कैसे सीख सकती है? माफ़ी चाहती हूँ मॉम कि ना तो डिग्रियां एक दिन या एक महीने में मिलती हैं और ना ही घरदारी का हुनर। इसीलिए मॉम, मैं कोशिश करूँगी। कली ने सुकून भरे लहजे में बड़े भरोसे के साथ कहा और फिर उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जबकि टीवी देखते हुए अनजान बने कबीर का ध्यान उन सास बहू की बातों की तरफ था, मगर वो टीवी देखने में मगन नजर आ रहा था। तुम देख रहे हो ना अपनी बीवी को, क्या जवाब देकर गई है मुझे? आशा रायचंद ने कबीर की तरफ मुड़ते हुए गुस्से से कहा। जारी है, क्या आशा रायचंद की बातें ठीक हैं? क्या कली ने अपनी सासू माँ को सही जवाब दिया? और क्या रिएक्शन होगा अपनी मॉम की बातों का कबीर पर? आप लोग भी अनुमान लगाकर अपनी राय दीजिएगा। तो सारों सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए कैसा ये इश्क है।